अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। डॉलर की ऊंची उड़ान से ज़ख्मी मुल्क की मईशत की दरामदाद और बरामदाद के फ़र्क ने कमर तकरीबन तोड़ के रख दी है मईशत की। एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम ने मुल्की कारोबार को मुंजमद कर रखा है, तो दूसरी जानिब वफाकी बजट पर IMF के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ात उठाए। वफाकी हुकूमत का अगले साल का सबसे बड़ा खर्चा कर्ज़ों और उस पर सूद की अदायगी का है, डेब्ट सर्विसिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि अगले साल तकरीबन 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगियों की मद में देने हैं। सूद की शरह जो पहले 10 से 12% बल्कि 6% जो पिछले 2 साल पहले थी, वो अब IMF के दबाव के बाद तकरीबन 21% तक पहुंच चुकी है, जिससे ना सिर्फ अफरात ज़र में इजाफा हुआ बल्कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, डेब्ट सर्विसिंग है, सूद का खर्चा, वो काफ़ी बढ़ चुका है, जो शायद हम अब अदा करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। यानी और उसके लिए हमें मज़ीद कर्जे लेने पड़ेंगे, उस पर भी मज़ीद सूद देना पड़ेगा, और सूद उतारने के लिए हमें बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ नए टैक्सेस भी लगाने पड़ेंगे। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर आलमी मालियाती इदारे IMF की जानिब से एतराज़ात सामने आए, और उसके बाद बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने मुल्क के कम ज़र मुबादला ज़खायर की निशानदेही करते हुए डिफ़ॉल्ट होने के खदशे का इजहार भी किया। पाकिस्तान में IMF की जो नुमाइंदा हैं, उनके बकौल टैक्स एमनेस्टी स्कीम नुकसानदेह मिसाल उन्होंने उसको करार दिया, IMF प्रोग्राम की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया। उनके बकौल हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के लिए पेश किए जाने वाले बजट में टैक्स के निज़ाम को फैलाने के मौके को ज़ाया किया गया। तवानाई के शुबे की लिक्विडिटी दबाव से निमटने के लिए किए गए इक़दाम को बजट की वसी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जा सकता था। ये तो रही बात IMF की। मुल्की सूरत हाल पर नज़र दौड़ाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सर जंग शुरू हो चुकी है, और कौमी असम्बली जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें उस वक्त वाज़ा हुई कौमी असम्बली में जब वफाकी बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने सिंध हुकूमत को सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नो के लिए वादे के मुताबिक फ़ंड्स फराम ना करने और टैक्स में सूबे के हिस्से की रकम से इनकार करने पर नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का बड़ा अहम हिस्सा है। उनके अरकान असम्बली ने नून लीग पर गरीबों को रिलीफ देने, कीमतों में कमी और तवानाई के बुरान के हल के लिए खातिर खा इक़दाम ना करने के इल्ज़ाम लगाए, और तरक्याती फ़ंड की तकसीम के हवाले से इबाम पर तशवीश का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का क्रेडिट जो है उनके बकौल आसिफ जरदारी को जाता है, जिनके इसरार पर हुकूमत ये इजाफा करने पर राज़ी हुई। लेकिन सवाल ये कि क्या ये इजाफा मौजूदा हालात में हम अफोर्ड कर सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल बजट पढ़कर उन्हें हैरानी हुई कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई फ़ंड्स नहीं रखे। अगर नून लीग उनके बकौल ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी इस बजट पर अपना वोट डाले, तो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फ़ंड्स जो मंजूर किए वो दिए बगैर हमें ये बजट मंजूर नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से वादा किया कि जो पैसा सैलाब मुतासरीन पे या फ्लड की रिकंस्ट्रक्शन पे खर्च करते हैं, हम उसको मैच करते हैं। तो मैं हैरान हुआ जब मैं बजट पढ़ रहा था, तो ना आपके लिए ना किसी सूबा के लिए वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले, तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। अब इसके जवाब में फिर तलाल चौधरी साहब बोले। वो कह रहे थे कि जी बजट समेत हुकूमत में जो भी फैसले हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, उनकी मुशावरत से ही तमाम फैसले। इकॉनमी की बात करते हैं तो एक चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद सफ़ेद हाथी हैं उसकी बात करें। स्टील मिल बंद है, पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर्स के गैर मुल्की ज़र मुबादला का नुकसान हुआ। 16 साल में स्टील मिल का खसारा और कर्जा 614 अरब रुपए से बढ़ चुका है। अब बंद स्टील मिल पर हुकूमत 2015 से अब तक 65 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। मिल के मौजूद जो इस वक्त मजमूई असासे हैं वो 840 अरब रुपए हैं। 19,000 एकड़ अराजी है, हज़ारों घर और दीगर कीमती स्टील मिल की मलकियत में अशिया हैं। उसकी अराजी की मालियत का तखमीना तकरीबन 750 अरब है। फिर बात करें PIA की, वहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं।
19 मई को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 2022 को ख़त्म होने वाले माली साल के लिए अपनी जो सालाना आमदनी रिपोर्ट ज़ाहिर की, उसके मुताबिक 97 अरब रुपए के मजमूई खसारे का सामना था। 88 अरब रुपए के गैर मुतफ़िका नुकसान का इंकशाफ किया गया। मुल्क के तिजारती खसारे पर नज़र दौड़ाएँ। जारी जो माली साल है उसके पहले 11 माह में सालाना बुनियादों पर 40% की नुमायाँ कमी रिकॉर्ड हुई और पहले 11 माह में मुल्की बरामदात में सालाना 12% की कमी रिकॉर्ड की गई। जबकि हालांकि होना ये चाहिए था कि रुपए जिस तेज़ी से कम हुआ है तो हमारी बरामदात तो बढ़नी चाहिए थी। इसी तरह दरामदात में 29% की शरह कम हुई, जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट लेती है। लेकिन अगर आप एलसीज पर पाबंदी लगा दें तो ऑब्वियसली दरामदात तो फिर कम होंगी। अब ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से जो अदाद शुमार जारी हुए हैं उनके मुताबिक जुलाई से मई 2023 तक की मुद्दत में तजारती खसारे का हुजम 25 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में 40% कम है। इन तमाम मामलात पर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे आपको, लेकिन जो आवाम की राय है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, बजट के बारे में क्या कहते हैं, हुकूमत की माशी पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी क्या कहती है, वो भी ज़रा सुन लो। जो तनख्वाहदार तबका है वो तो पिस गया, आपके सामने ही सारी सिचुएशन है। लास्ट एक ईयर से तनख्वाहें 10% के हिसाब से बढ़ रही हैं और आप कंडीशन चेक कर लें किस तरह चल रही है। 1 साल या 2 साल आप देख लें, खान साहब के दौर को भी अगर आप देखें तो चीज़ें वर्स से वर्स रही गई हैं। कितने सालों में कितने तनख्वाहें बढ़ी और कितने महंगाई हो चुकी है, तो बेहतर है कि इस बारे में सोचें और उसे जिस हिसाब से महंगाई उस हिसाब से जो तनख्वाही बढ़ा दी जाए बहुत अच्छा होगा। ये महंगाई ने तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि हर गरीब जो है, एक बंदा जो मज़दूर है उसकी दिहाड़ी 800 रुपये 1000 रुपये, वो बेचारा किस तरह अपने घर को चलाएगा। जो कहते हैं जी महंगाई है, मैंने अभी आटा लिया था 24,000 रुपये की बोरी आती थी, कुछ 4,000 रुपये नीचे आया है। ये एक माफिया है जो माफिया एक दूसरे को फेल कर रहा है। तो तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हैं और ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी SDPI के सरबराह हैं, वो भी एक ज़बरदस्त कॉलम लिखते हैं। और इन दोनों को बुलाने का एक मकसद ये भी था कि एटलीस्ट इन पर ये कोई नहीं कह सकता कि ये सियासी वाबस्तगी की वजह से इनके तज्ज़िये जो हैं वो उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। हारून शरीफ साहब, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हारून साहब, आपसे सीधा सवाल कि एक आम पाकिस्तानी जो कि बजट से ज़्यादा मुतमिन नहीं है और मईशत से भी मुतमिन नहीं है, लेकिन हुकूमत के हाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आइंदा आने वाले 2-3 महीने आपको कैसे दिख रहे हैं, जब हमें पता है कि IMF ने भी डंडा उठाया हुआ है एंड वी आर स्टक बिटवीन, जो डॉक्टर साहब ने अपने कॉलम में भी लिखा है वो उनसे जवाब कीजिए। एक प्लान A है, प्लान B है, प्लान B तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाउ डू यू सी दीज थिंग्स अनफोल्डिंग? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा क्लियर एक कम्युनिकेशन का गैप है। जी, हमारे सियासतदान जो हैं वो जो हकीकी एक इकॉनमी की सूरत हाल है मईशत की, उसमें अवाम को एतमाद पे नहीं ले रहे हैं। वो उनको बिजनेस एज यूजुअल बता रहे हैं कि हम आपको ये भी सस्ता कर देंगे, हम रिलीफ भी देंगे, हम BISP भी बढ़ा देंगे, तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, पेंशन भी बढ़ा रहे हैं। तो तासुर क्या जाता है? तासुर ये जाता है कि जैसे पहले काम चलता आ रहा था वही है। लेकिन जब आप अशारियों की बात करते हैं, जिसका आपने जिक्र किया जी, एक फाइनेंस और पॉलिसी वैक्यूम की वजह से अब आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स में डेट स्ट्रेस्ड कंट्री कहते हैं। डेफिनेशन उसकी ये होती है कि जिसके बजट का 20% से ज़्यादा कर्ज की अदायगी में जाए सालाना, तो वो एक अलार्म बेल बजती है। हमारा 50% से ज़्यादा बजट का जा रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर अवाम को आप जो सहूलत देना चाहते हैं, आपके चैलेंज क्या है? 3। पहला तो ये है जो 40% आबादी वल्नरेबल है जी और गुर्बत की सतह के नीचे है, उसको रिलीफ कैसे दिया जाए और उनको क्या हुनर दिया जाए कि वो थोड़ा बहुत उनका रोज़गार बढ़ सके। दूसरा है सफ़ेद पोश तबका जो फिक्स्ड सैलरी ले रहा है जी, और वो जो लोअर क्वांटाइल में आता है इनकम के। तीसरी जो एक बड़ी चीज़ है, 25 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल नए लेबर मार्केट में आ रहे हैं। जो हमारी शरह ग्रोथ है उसके मुताबिक हम हार्डली 2 से 3 लाख को नौकरी दे सकते हैं।
اب اگر میں حکومت میں ہوں تو میرے یہ 3 میرے حساب سے بڑے چیلنج ہیں. ہمیں یہ اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کا جو کمیونیکیشن ہے وہ درست نہیں ہے, ابھی تک پاپولسٹ ہے, ابھی تک پیٹرنیج بیسڈ ہے. ان کا خیال ہے کہ کوئی آئے گا ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا, ان کا خیال ہے کہ ہم ابھی تک ویسٹ کے ایلائی ہیں اور ہم IMF سے روٹ گئے ہیں, ہمیں کیوں نہیں بات کر رہا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ریسیشن سے کرائسس میں جا رہے ہیں. یہ جو فری فال کی بات ہے وہ کرائسس ہوتا ہے. کرائسس میں آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ, آپ جو 3 ماہ کی بات کر رہے ہیں, کہ اگر ہم کوئی سٹیبلٹی لا سکیں اور یہ فری فال کو روک سکیں, اس سے زیادہ ہم عوام کے لیے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. یہ کر لیا تو بہت بڑی بات ہوگی, اور یہ تب ہی ہوگی کہ کچھ انفلو ہو جائے پیسوں کا اور ہم IMF کے ساتھ ایک اور پروگرام کی طرف گفتگو شروع کر پائیں, نہ کہ میڈیا پہ کریں, IMF سے بات کریں. شازین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک رازین, بات کر رہے ہیں آج پاکستانی معیشت کی, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب اور ہارون شریف صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آپ کا جو کالم تھا بٹوین فرسٹ اینڈ لاسٹ ریزورٹ, ایک تو پلان اے وہی ہے جو آپ کے خیال میں, جو ابھی ہارون صاحب نے بھی کہا کہ جی خیالی بجٹ ہے, مطلب یہاں سے بھی پیسے آ جائیں گے, یہاں سے بھی آ جائیں گے, سکوک بانڈ ہم فلوٹ کر دیں گے, وہاں سے اتنے آ جائیں گے. اب وہ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا, آگے کیا ہونا ہے؟ پلان بی کا یہ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں IMF تو اگر آپ نے IMF کو چھوڑنا ہے تو پلان بی ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 10 سال کا تو ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ جی $1 ارب چین سے پکڑے, 2 مہینے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا, پھر اس کے بعد کسی اور سے پکڑ لیے تھوڑے بہت, لیکن اس طرح سے تو معاملہ چلے گا نہیں. دیکھو عادل, پلان اے جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. جی, یعنی اس بجٹ کو بھی دیکھ لیں تو اس میں IMF کا بھی ہم نے لکھا ہے کہ اگلے مالی سال میں $2.4 بلین جو ہے وہ ہم IMF سے لے رہے ہوں گے. یعنی یہ 30 جون کو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, اور پھر ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اگلے مالی سال میں نہ صرف یہ ہے کہ نیا پروگرام بھی وہ نیگوشیٹ ہو جائے گا, بلکہ اس کے ہمیں ہو جائے گا $2.4 بلین بھی آ جائیں گے. اینڈ کیپنگ جو ان ویو کہ جب پچھلا پروگرام ہمارا جب مکمل نہیں ہوگا تو تمام جو چیزیں ہم نے نہیں کی یہ پرائر ایکشن بن جائیں گے. اگلا پروگرام یعنی اس وقت تو نیگوشیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. اب جو پلان بی کی جو آپ نے بات کی, اس میں تھوڑا سا اس کو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ حکومت جو پلان بی کی بات کر رہی ہے وہ 30 جون کے بعد 42 دن کے پلان بی کی بات کر رہی ہے. جی, وہ مالی سال کے پلان بی کی بات نہیں کر رہی. یعنی 42 دن 12 اگست تک جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, تو وہ اس کا یعنی آپ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس یہ 42 دن ہم ڈیفالٹ نہ کریں, پھر ہم نے ویسے ہی چلے جانا ہے. یعنی اب مجھے یہی لگ رہا ہے, کیونکہ ادروائز بالکل ٹھیک ہے کہ چائنا کو ہم نے پیش کی ادائیگی کر دی, چائنا نے وہ $1 بلین واپس کر دیا, $300 ملین بھی ہم دے رہے ہیں, وہ بھی واپس کر دیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو رول اوور ہیں یہ آپ کی کرنسی کو ڈیپریشیٹ ہونے سے نہیں بچا سکتے, اور اگر ان رول اوور میں تھوڑا سا بھی جھٹکا لگ گیا تو آپ کا تمام جو سسٹم ہے وہ ڈاواڈول ہو جائے گا. تو یعنی مجھے تو پلان بھی زیادہ سے زیادہ یہ لگتا ہے کہ 12 اگست تک تو ہے کہ اس کو چلانا ہے. اس کے بعد ٹیکنوکریٹس آئیں, یا اس کے بعد کیئر ٹیکر آتی ہے, اس کے بعد یہ کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. ابھی بہت سی کنسپیریسی تھیریز چل رہی ہیں, ان پہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن یہ ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ پورے مالی سال کا کوئی پلان بی ہے تو وہ پلان بی کوئی موجود نہیں ہے ہمارے پاس. کنسرننگ ہارون صاحب, ویسے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کر رہی ہے, آپ کے پاس کوئی نگران وزیر خزانہ تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ ان سے وہ آٹوگراف لے لیجئے. جی 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 ابھی سے. دیکھیے عادل, بات یہ ہے جو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے معیشت کی, ٹھیک ہے. رسپانس جو ہے وہ بالکل بزنس ایز یوزول ہے کہ ہم اتنے دن گزار لیں, ہم ادھر سے پیسے پکڑ لیں, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے. اس وقت پاکستان کو جو ضرورت ہے, جو میں آپ سے جو پلان بی کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے IMF کوئی آپ کے ملک کو ٹھیک کرنے نہیں آتا ہے. IMF صرف آپ کو ایک سپیس دیتا ہے کہ آپ اپنے بیرونی ادائیگیاں کر سکیں اور کچھ فائنینشیل ڈسپلن ٹھیک کر لیں. ملک کو ٹھیک ہم نے خود کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ملک کو ٹھیک کرنا ہے وہاں پہ ہم اقدام لینے سے پہلے بھی گھبراتے رہے ہیں, اب بھی گھبرا رہے ہیں. آپ نے سٹیل مل کی بات کی. جی,
میں ECC کا ممبر تھا پرانی حکومت میں جب اسٹیل مل کے اوپر اسد عمر صاحب نے ایک پوری اسٹڈی کروائی. بائی دا وے اسٹیل مل 2009 تک منافع میں تھی جی, جو آپ نے بات کی 14-15 سال سے گڑبڑ شروع ہوئی. ہاں, ہم نے اسٹڈی کروائی, اسٹڈی کی فائنڈنگز آئیں کہ یہ اسٹیل مل جو ہے یہ ایک پروجیکٹ اگر اس کو کانٹریکٹ آؤٹ کر دیا جائے پروفیشنلز کو, اور رشین سے شاید بات بھی چل رہی تھی یا لوکل پروفیشنلز کو اچھا, مینجمنٹ دے دی جائے تو یہ چل پڑے گی اور یہ 2 سال میں دوبارہ سے منافع دے گی. اب یہ ECC حکومت کا سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے ڈیسیشن میکنگ کا. ان دنوں میں جب یہ فیصلہ ہوا, فائنل رپورٹ آئی تو اسد عمر صاحب کو تبدیل کر دیا گیا. اوکے, جب اگلے وزیر خزانہ آئے تو میں پھر اسی میٹنگ کا حصہ تھا. اور یہ بڑا دلچسپ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں, یہ کہانی سے زیادہ یہ ہمارے پالیسیز کا جو تسلسل ٹوٹتا ہے اس سے انویسٹر کا اعتماد ٹوٹتا ہے. اب آپ نے پیسے لگائے, آپ نے پوری اسٹڈی کی, وہاں جو شیخ صاحب آئے تو شیخ صاحب نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, انہوں نے اسٹڈی کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے, واٹ از دس کریپ. اچھا, میں آپ کو لفظ بول رہا ہوں. اور وہاں پر انفارچونیٹلی جن لوگوں نے وہ اسٹڈی لیڈ کی تھی ECC میں, کامرس کے جو ایڈوائزر تھے اور سب, انہوں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور انہوں نے اس اسٹڈی کو شیلف کر دیا. اور دس از وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ گورنمنٹ بھی چینج نہیں ہوئی, صرف فائنانس منسٹر چینج ہوئے. اسی طرح روزویلٹ کے اوپر ایک پوری اسٹڈی ڈیلائٹ نے کی اور انہوں نے بتایا کہ اس کے 2 حصے بنا دیے جائیں اور کیسے اس کو آپ آگے لے کے چلنا ہے. ہم ٹائم لگاتے ہیں, انٹرنیشنل اداروں سے پیسہ لگا کے کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ایک انڈیویجول وم پہ یا پاپولزم کے اندر اس چیز کو بند کر دیتے ہیں. انویسٹر کو سگنل کیا جا رہا ہے اس وقت, رول آف لا کمزور ہے, پالیسی ویکیوم ہے, تسلسل نہیں ہے, پرسنالٹیز اداروں سے زیادہ مضبوط ہے. یہ سارے سگنل جو ہیں یہ ایونچولی انویسٹر کو واپس, لوکل کو بھی اور باہر والے کو بھی, باہر والے تو بھول ہی جائیں, نہیں لوکل کو بھی, لوکل انویسٹر کو جب پتا ہے کہ ایک بجٹ کی سینکٹیٹی 15 دن نہیں ہے اور بدل جانا ہے تو وہ کیسے پلاننگ کرے گا. عادل صاحب دیکھیں نا, 15 دن ہوئے نا IMF کے جو آبجیکشنز آئے ہیں, ابھی آپ نے فائنانس بل پاس نہیں کیا اور جو اعلان کیا گیا ہے اس کے اندر تبدیلیاں متوقع ہیں, تو کاروبار اپنی پلاننگ ان حالات میں نہیں کر سکتا. ویسے بھی ہارون صاحب 21% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کون سا لوکل انویسٹر جو ہے اس کا بزنس سروائیو کر سکتا ہے؟ لیکن آپ ایکوٹی پہ تو کر سکتے ہیں. ہاں ایکوٹی پہ کر سکتے ہیں, لیکن ایکوٹی پہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنی تیزی سے روپے ڈیویلیو ہو رہا ہے باہر والوں کے لیے, باہر والوں کے لیے بھی, لیکن جو پاکستانی جو بزنس مین بھی ہیں, جو بھی انویسٹرز ہیں, وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار 1 سال میں نے جتنا منافع کمایا ٹھیک ہے, لیکن میرے جو ایسٹس کی ویلیو ہے وہ تو ڈالر اور روپی اتنا ڈیویلیو ہوا. سوری میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جو حالات ہیں وہاں آپ کو ونڈوز آف اپرچونٹی دیکھنی پڑتی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈالر ویل, اگر ایک بندہ اس وقت ایک ایکسپورٹ میں انویسٹ کرتا ہے, اپنے ایگزسٹنگ یونٹ کو بڑھاتا ہے, تو کیونکہ اس کی تو چیز باہر بک رہی ہے تو ڈالر کی ویلیو کا ایکچولی اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے الٹا. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں, ہاں اگر آپ ریسٹوران بنا رہے ہیں یا میکڈونلڈز کھول رہے ہیں یا لیور بردرز کی طرح جا رہے ہیں, لیکن آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ کتنے % ہوں گے؟ یہ 14% صرف ایک شہر ہے. اگر آپ اس کی پروڈکٹیوٹی اس کو انسینٹیو دیں, اور عابد صاحب کو پتا ہے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں, انہی کے شہر کا ذکر, یہ سیالکوٹ ہے. 100% ایکسپورٹ کرتا ہے, 14% آف ٹوٹل ایکسپورٹ ہے, کوئی سبسڈی نہیں لیتا ہے. آپ اس کی کیپیسٹی انسینٹیو دیں, ڈبل کریں, ان کے پاس پیسے بھی ہیں. ہم جو ہیں وہی تو کہہ رہا ہوں, جب تک بزنس ایز یوزول نہیں چھوڑیں گے غیر معمولی حالات ہیں, ورنہ کوئی 1-2 بڑے اکنامک شاک لگ سکتے ہیں اور مجھے اس کا ڈر ہے. ڈاکٹر صاحب کیا شاک لگ سکتے ہیں؟ شاک سے پہلے میں ذرا پلان سی پہ عادل لانا چاہوں گا, جو ہارون نے جس چیز کو شروع کیا تھا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. جی, ایک پلان سی بھی ہے, اور وہ پلان سی یہ ہے کہ آپ جو بزنس ایز یوزول سے باہر نکلنا جو کہتے ہیں تو کرنا کیا پڑے گا. دیکھیں مفتاح صاحب نے کوشش کی ٹریڈرز اور مرچنٹس پہ ٹیکس لگانے کی, ایک ٹویٹ آئی وہ ریورس ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل یا PIA کیوں پرائیویٹائز نہیں ہوتا. کراچی میں جتنی پارٹیز کے ووٹ بینک ہیں وہ ڈرتے ہیں, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے, وہ MQM ہے, وہ جماعت اسلامی ہے, وہ PTI ہے, تو سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے مزاحمت شروع ہوگی اسپیشلی الیکشن ایئر میں تو ووٹ نہیں ملیں گے, لہٰذا ان کو
اس کو ہر صورت میں روکنا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جہاں پہ آپ نے جو ایک سینچری رکھنی ہوتی ہے ایڈوائزرز کی اور منسٹرز کی، پھر آپ کے جو لوکل لونز ہیں اگر آپ ان کی میچورٹی کو ری شیڈیول کر لیتے ہیں، آپ باہر والوں سے بات نہ کریں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی یا ڈیٹ ری شیڈیولنگ کی، لیکن یہاں پہ جن کو ہم بڑے ایک ہیفٹی اماؤنٹ آف پروفٹ دے رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہم بات کر سکتے ہیں، اور ٹریڈر جو آپ کے کمرشل بینکس کے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ بڑے آرام سے یہ نیگوشیٹ جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو دس از یور پلان سی، لیکن یہ پلان سی جو ہے یہ اتنا مشکل ہے، یہ IMF کا پروگرام لینے سے بھی مشکل ہے، چونکہ پلان سی میں کوئی بھی جو ایک سیاسی پارٹی ہوگی وہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سٹیک گنوائے۔ اور پلان سی، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن پلان سی اگر کسی نے امپلیمنٹ کرنا بھی ہے تو وہ 42 دن کے بعد ہی ہو سکے گا نا؟ ظاہر ہے، اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ پلان بی تو 42 دن کا ہے، 6 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد پلان بی 42 دن کا، اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلان سی پلان ڈی۔ مجھے آپ دونوں سے ایک دوسری چیز سمجھنی ہے، ہم بار بار سن رہے، ویسے تو ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنس بھی ہوا جو کہ وہ تو ہوتے رہتے ہیں جو غیر قانونی تارکین وطن جاتے ہیں، اس میں آلموسٹ 300 سے زیادہ پاکستانی، اور یہ تو بیچارے نہیں پار ہوئے نا، جتنے ہزاروں کی تعداد میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہوئے۔ ایک جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ کہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے۔ آج آپ 10 بچوں سے پوچھیں، اس میں سے میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے 7-8 کہیں گے جی ہم نے جانا ہے، اور لوگ جا رہے ہیں۔ اس کی یہ کیا امپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے، اور کیا اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ یار بس باہر اپرچونٹیز اچھی ہیں، یا مایوسی کی ایک وہ بھی ہے؟ جی ڈیسپریشن ہے جی۔ دیکھیے، اور اس میں ان کو بلیم نہیں کرتا، پہلے تو یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے، اتنی انوسینٹ معصوم زندگیاں گئی ہیں، اللہ میاں ان پر رحمت کرے، ان کے خاندانوں پر۔ دیکھیے بات 2 طرح کی ہے، اگر تو آپ ایک پلان کے تحت ہیومن ریسورس کو باہر بھیجتے ہیں، ان کو وہ سکل دیتے ہیں، آج کل ڈیمانڈ ہے فار انسٹنس مزدوری ٹائپ لیبرر کی نہیں ہے لیکن IT سسٹمز کی ہے، چیزوں کی ہے، جاپان میں ہے، جرمنی میں ہے۔ 70% امیر ملکوں جو ہیں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ 58 سال سے اوپر ہے، تو ینگ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر تو آپ پلان سے کرتے ہیں تو یہ ایسٹ بنے گا اور آپ کو ریمیٹنس بھی آئے گی اور فائدہ ہوگا۔ اگر ڈیسپریشن میں لوگ جائیں گے، ابھی میں آپ کو 2 بتاتا ہوں، میں نے بھی کل پرسوں یہاں اسلام آباد چیمبر سے ایڈریس کیا، اسٹوڈنٹس کو انہوں نے بلایا تھا، ان کو انہوں نے پوچھا کتنے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، آلموسٹ 90% نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ UK میں ابھی تھا تو جو ہمارے اوور اچیور وہاں پر ہیں ایگزیکٹیوز اور بزنس مین، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کتنے لوگ اس مشکل وقت میں پاکستان کو ہیلپ کرنے کے لیے یا پیسے بھیجیں گے یا آئیں گے؟ 0%۔ آنے کا تو اس وقت تو یہ کانفیڈنس کا ایک گیپ ہے نا، جب یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ اگر دیکھیں اگر یہ اکانومی کسی بھی ایکسٹرنل شاک ہے، کووڈ ہے، فلڈ ہے، اس سے ہوتی اور لوگوں کو نظر آتا کہ ارنیسٹلی مینیجرز جو ہیں اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اعتماد نہیں نیچے جاتا۔ لیکن جب ہم کنسسٹنٹلی انکنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس اور ایکشن لیے جاتے ہیں تو لوگ پھر بیک سیٹ لے لیتے ہیں، اور پھر جن کے پاس پیسہ نکالنا ہے وہ پیسہ نکالیں گے، انفارچونیٹلی جو جا سکتے ہیں وہ جائیں گے، باقی ڈیسپریٹ پیئرز کرتے ہیں۔ پیسہ بھی نکل رہا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں سے ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس نقطے پہ بڑا امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیسپریشن میں باہر جانا چاہ رہے ہیں، دوسرا یہ جو ہم نے ایکسچینج ریٹ پالیسی فالو کی اس سے لوگ اپنی وائٹ منی بھی اس وقت بلیک کر رہے ہیں، یعنی ٹیکس پیڈ منی جو ہے روپیز میں ان کے وہ لیکویڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے پاؤنڈ یا ڈالرز یا یوروز لیے جائیں یا یہاں پہ اس کو لے کے اپنے لاکرز میں رکھ لیا جائے، پتہ نہیں جو آپ کا فارن ایکسچینج اکاؤنٹ ہے وہ آپریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کس طرح کی ریسٹرکشن لگائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب عام ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ تبھی درست ہوگا جب تھوڑا سا ہم اسٹیبلٹی آ سکے۔ میرے چونکہ انہوں نے سیالکوٹ کا ذکر کیا، وہاں پہ جتنے ایکسپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈالر 400 روپے کا کر دیں، ہمیں صرف یہ گارنٹی دے دیں کہ پورا سال جو ہے یہ 400 پہ رہے گا، تاکہ ہم اپنے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ تو ہم پلان کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ایک چیز کرتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ ڈالر 20 روپے گر گیا، دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ڈالر 30 روپے اوپر چلا گیا، اور یہ زگ زیگ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ تو سب کا اس وقت امپورٹر ہے، ایکسپورٹر ہے، انویسٹر ہے، ہر بندہ جو ہے اس وقت یہی وہ کشمکش میں ہے کہ جی اب اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اس کو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے روکنا ہوگا۔ جو اس بجٹ میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر میں اپریشیٹ کروں تو ڈائریکشن جو ہے، اگر آنے والی حکومت جو ہے کیئر ٹیکر یا اگلی حکومت
थोड़ा सा देखें तो उसमें जो IT enabled सर्विसेज है ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है जी। यकीनन इस सेक्टर को अगर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए और उसको प्रमोट कर लिया जाए तो ये वो आपका सेक्टर है जो कि आपके लिए डॉलर अर्निंग साबित हो सकता है। इसको लोड शेडिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको इंटरेस्ट रेट से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको रॉ मटेरियल जो है अगर वो नहीं आ रहा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग जो हैं वो घरों में बैठ के इस पे यंगस्टर्स काम कर, तो अगर इसी पे फोकस कर लिया जाए तो ये जो हमारी अनप्लैन्ड एमिग्रेशन हो रही है इसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। लेकिन अगेन अगर आप इसमें बुलंदोबांग दावे कर दें और फिर उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए हमारे पास कई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा तो ज़ाहिर है ये प्लान भी जो पिछला प्रोग्राम था जैसे यूथ लोन प्रोग्राम, और उस वक्त भी हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया था जी कि वो प्रोग्राम नहीं चल पाएगा क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं थे। एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम अनाउंस हुआ था और अब भी यही होगा कि अगर आप इसको फोकस कर लें तो दिस इज़ योर गेम चेंजर। दूसरा जो गेम चेंजर तो नहीं लेकिन जो आपकी वो इस वक्त बचाए हुए है वो एग्रीकल्चर है। अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो रहे तो उसकी वजह आपकी ज़राअत है। ज़राअत की वजह से कम से कम इन चीज़ें महंगी हैं लेकिन आपको नापैद नहीं है। श्रीलंका चूँकि नेट फूड इंपोर्टर था वहाँ पे बहुत जल्द ये धचका लगना शुरू हो गया कि अच्छा चावल आने बंद हो गए, सब्जियाँ आनी बंद हो गई और लोगों ने राइट्स शुरू कर दिए। पाकिस्तान में कम से कम आपके अपने जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से इसको कंट्रोल कर लें। अभी ईद के दिनों में ये टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें ये तो डॉलर्स में इंपोर्ट नहीं होंगी, ज़रा इनकी कीमत देखिएगा कि कहाँ पे पहुँचेगी। ना बकरे इंपोर्ट होंगे, बकरों की कीमत देखिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हम पैदा कर रहे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से उनकी कीमतें हम कंट्रोल नहीं करते और अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है लोगों में मायूसी आएगी, डेस्परेशन। हारून शरीफ साहब, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का जिसके बाद खैबर पुख्तूनख्वा की सियासत की बात करेंगे। तकरीबन PDM की तमाम जमातें वो इस वक्त नाराज़ हो चुकी हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं वहाँ पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, मुबैना करप्शन के, और मिस गवर्नेंस की भी बात हो रही है। KP की सियासत किस रुख जाएगी, ब्रेक के बाद तफसीली गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे खैबर पुख्तूनख्वा की जहाँ बताया ये जा रहा है कि करप्शन के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं और साथ में मिस गवर्नेंस है। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये इस वक्त जो गवर्नर साहब हैं JUI के, जो कि PDM की इत्तेहादी जमात है, उनकी इत्तेहादी जमातें यानी पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और नून लीग, वो ये बात कर रहे हैं कि जी गवर्नर साहब जो हैं वो कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं और सूबे को बिल्कुल इख्तियारात को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह JUI की हुकूमत हो है तो वो निगरान हुकूमत। और ये भी वो कह रहे हैं कि CM साहब जो हैं वो लिटरली सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प वहाँ पर बन चुके हैं। तो एक तो निगरान हुकूमत को ये इम्प्रेशन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूसरा एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी है कि वो गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने सारे इख्तियारात अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं और JUI में वो धड़ाधड़ शमूलियतें करवा रहे हैं लोगों के काम करवा के। ये मामला क्या है? दूसरा, वहाँ पर तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है? अभी तक तो कोई बड़ी गिरफ्तारी वहाँ पे हुई नहीं है और जितने लोग थे वो अभी तक तहरीक इंसाफ का ज़्यादातर जो हैं वो तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं, वो रुपोश हैं इस वक्त। तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं फ़िदा अदील, और फ़िदा अदील ने चंद दिन पहले जो है वो वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब का भी तफसीली इंटरव्यू किया और गवर्नर KP गुलाम अली का भी इंटरव्यू किया। फ़िदा अदील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फ़िदा अदील, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून, ANP और साथ में पीपल्स पार्टी सब सरापा एहतजाज हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि वो अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करके वसाइल को मिस गवर्नेंस और करप्शन के वो अलग से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन वो धड़ाधड़ लोगों को JUI में शमूलियत भी कर रहे हैं। ये हो रहा क्या है KP में? आदिल, बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि जब निगरान काबीना की तश्कील हो रही थी, मुख्तलिफ वज़रा को चुना जा रहा था, तो वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि इस निगरान सेटअप का फिर मुस्तकबिल क्या होगा और फिर किस किस्म के तनाज़ात, किस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं उनका इस निगरान सेटअप को सामना करना पड़ेगा। एक तो जो निगरान वज़ीर आला हैं आज़म खान साहब, वो इंतहाई बेचारगी के आलम में हैं। जो निगरान वज़ीर हैं वो सबसे ज़्यादा यानी आधी काबीना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा नज़र आती है। हर एक्टिविटी में, हर इजलास में बाहर वो जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं
तो तब भी निगरान वज़ीर जो हैं वो उनके हमराह होते हैं। दूसरा, ये जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक़ है तो ये बिल्कुल हकीकत है कि इत्तेहादी जमातों के जो कुछ लोग हैं वो नाराज़ हैं। ये सिर्फ़ इत्तेहादी जमातें ही नाराज़ नहीं हैं। आदिल, मैं आपको बताऊं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई तंजीम है उसने बॉयकॉट किया कुछ दिन कबल गवर्नर हाउस का कि हमने यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर नहीं बैठना, यहाँ पर हाज़िरी नहीं लगानी। तो यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मैंने इसी हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि कायदीन की तरफ से तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, जो सूबाई कायदीन हैं, जो इन इत्तेहादी जमातों के मरकज़ी कायदीन हैं। हाँ, जो इनके निचली सतह के कारकुन हैं या जो साबिक MPAs हैं उनकी शिकायत हैं, मीडिया में भी उनकी शिकायत आई हैं। और इल्ज़ामात जो हैं निगरान वज़ीरों के ऊपर, वो तो ये नहीं है कि जी सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के निगरान वज़ीरों के ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो जो अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सब पर यकसा किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब इन इल्ज़ामात की तहकीकात कैसे होंगी, कौन पता चलाया गया कि वाकई ये फिदा ये इल्ज़ामात किस किस्म के इल्ज़ाम, करप्शन के इल्ज़ामात हैं? मिस गवर्नेंस तो वैसे ही हो रही है, करप्शन के इल्ज़ामात हैं जी? कुछ करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, पैसे लेने के हवाले से भी इल्ज़ामात हैं। और सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम सामने आ रहा है वो ये है कि निगरान वज़ीर जहाँ जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस हलके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर वो अपने लिए, अपने हलकों के लिए स्कीमें मांग रहे हैं, तरक्याती स्कीमें मांग रहे हैं। हालांकि वो निगरान वज़ीर हैं, वो पूरे सूबे के वज़ीर हैं, वो किसी एक हलके के, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के वज़ीर नहीं हैं। इनमें से बेशतर निगरान वज़ीर जो हैं वो मुस्तक़बिल में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि वो माजी में इलेक्शन लड़ चुके हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ उनकी जो वाबस्तगी है, उनके कौल और फ़ेल से ये पता नहीं चलता कि वो गैर जानिबदार निगरान वज़ीर हैं। उनके कौल और फ़ेल से ये पता चलना चाहिए कि वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, वो शफाफ अंदाज में सिर्फ़ जो रोज़मर्रा के उमूर हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। अब सवाल यह है आदिल कि आने वाले इलेक्शन में अगर यही मुतनाज़ा काबीना होगी निगरान, यही मुतनाज़ा निगरान सेटअप होगा और इसी किस्म के इल्ज़ामात होंगे मौजूदा गवर्नर के ऊपर, तो फिर आने वाले इलेक्शन में जो भी ज़ाहिर है कि PTI ने भी उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना है। अगर PTI का वजूद हुआ इलेक्शन तक तो ज़ाहिर है कि फिर मज़ीद इल्ज़ामात बढ़ेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक दूसरे के हवाले से जो इल्ज़ामात का सिलसिला है वो इस हवाले से भी है कि एक दूसरे के लोग तोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जी आप हमारी पार्टी में आएँ। तो ये जो आज की इत्तेहादी जमात है या जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं, ये आने वाले इलेक्शन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगी और अभी से लग रहा है कि उसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि जब एक अच्छा, मुझे फ़िदा दिल ये बताएं कि इस वक्त ज़ाहिरी बात है, ये एक इम्प्रेशन तो इस्लामाबाद में बैठे ये बन रहा है कि मिस गवर्नेंस भी है, मुबैना करप्शन की भी स्टोरीज़ हैं, और फिर ये बड़ी मज़ा का खेज़ बात है कि है तो वो निगरान हुकूमत, लेकिन उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लोग शामिल हैं जिन्होंने आगे जाके शायद इलेक्शन भी लड़ना है, वो तरक्याती काम ये सारे करा रहे हैं। ये क्या पुख्तूनख्वा में ये बात हो रही है या सिर्फ ये ऊपर ऊपर की हद तक हो रही है? लोगों में क्या ये इम्प्रेशन है कि ये किस किस्म की हुकूमत आ गई? देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो निगरान वज़ीर जिस सियासी जमात से वाबस्ता है वो उसी का एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। एजेंडा उनका क्या है कि आने वाले इलेक्शन के लिए ग्राउंड हमवार करनी है, फ़ज़ा हमवार करनी है, और उसके लिए ज़ाहिर है कि उनको तरक्याती फ़ंड्स चाहिए, उनको तरक्याती मंसूबे चाहिए। और मुख्तलिफ़ जो निगरान वज़रा हैं उनके अपने एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी के साथ इसी हवाले से इख्तलाफात हैं। वो अगर नाराज़ भी होते हैं तो इसी हवाले से नाराज़ होते हैं कि उनको स्कीमें नहीं दी जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सूबे के पास इतने वसाइल नहीं हैं, इतने पैसे नहीं हैं, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि एक तो उनकी गाड़ी पे झंडा नज़र आए। वो जो जीत नहीं सके, माजी में इलेक्शन नहीं जीत सके, आज वो निगरान सूबाई वज़ीर हैं, तो उनकी जो टाट बाट है, उनका जो रोब और दबदबा है, वो तो ज़ाहिर है कि मिनिस्ट्री की सूरत में, वजारत की सूरत में बनी हुई है। अब वो काम कर रहे हैं, अपने हलकों में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी सियासी जमातों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए ग्राउंड बना रहे हैं और इसी सूरत में बना रहे हैं, और वो बाकायदा अपने हलकों में जाते हैं। अब एक मिसाल के तौर पर अगर नौशेरा का या मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सूबाई वज़ीर है तो वो सबसे ज़्यादा जो जा रहा है पेशावर से बाहर, तो वो अपने हलकों में जा रहा है।
बजाय ये कि वो पूरे सूबे की नुमाइंदगी करे, पूरे सूबे में जो रोज़मर्रा के उमूर हैं वो दे के सिर्फ अपने हलकों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। तो ये वो चीज़ है कि जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफात उनमें बढ़ रहे हैं और इसी हवाले से बढ़ रहे हैं कि आने वाले बढ़ रहे हैं। अच्छा फिदादिल, आखिरी 1 मिनट है जिसमें क्विकली हमें बताइएगा तहरीक इंसाफ की इस वक्त क्या पोजीशन है वहाँ? देखिए आदिल, आपको अच्छी तरह पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हाथ होला रखा गया है। इसमें कुछ शवाहिद ऐसे भी मिले हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शामिल कुछ अनासर हैं वो बड़ा कुर्बत रखते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से कोई बड़ी गिरफ्तारी, जिसको आप काबिल ज़िक्र गिरफ्तारी कह सकें, वो नहीं हुई। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मुस्तक़बिल में तहरीक इंसाफ को कोई हिस्सा मिलेगा, पूरे पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई हिस्सा मिलेगा, आने वाले मुस्तक़बिल में हुकूमत के अंदर अगर कोई हिस्सा मिलेगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा ही होगा कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ को किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी हद तक खपाया जाएगा। और शायद ये वो हिकमत अमली है कि जिसकी वजह से हाथ जो है वो होला नज़र आता है, नरमी नज़र आती है। कुछ लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो रुपोश हैं, कुछ के हवाले से ये इतलात हैं कि वो अफ़गानिस्तान फ़रार हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान के रास्ते बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। लेकिन ये गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं। मुसद्दक़ा जो इतलात हैं वो यही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। अभी तक ऐसी इतला तो नहीं आई कि किसी ने टिकट वापस किया हो, लेकिन टिकट लेना जो है मौजूदा माहौल अगर रहा तो फिर टिकट लेना तहरीक इंसाफ का बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिदादिल हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए।